ईद उल अज़हा गुजर गई और लोगों ने इस महंगाई के होने के बावजूद भी बड़े जोशो खरोश के साथ सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया। लोग ने गोश्त से बने खाबों के खूब मजे उड़ाए। इस दफा पंजाब में आलाइशों और सफाई के हवाले से बहुत ही बेहतर इंतजामात नजर आए। एक जगह तो ये भी देखने में आया कि इलाके को सफाई के बाद अर्के गुलाब छिड़का गया। जहां पंजाब में सफाई के इंतजामात नजर आए, वहीं सिंध भी पीछे ना रहा और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस दफा भी आलाइशों को ठिकाने लगाने का इंतजाम बहुत ही बेहतर नजर आया। डिप्टी मेयर और मेयर कराची इस काम को खुद मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जब ये काम हो रहे होते हैं, कुछ लोग अपना काम बनाने में मसरूफ अमल होते हैं। जब आप अपने जानवर को कुर्बान करते हैं तो इस वक्त इसका गोश्त बन रहा होता है। तभी आपने देखा होगा कि कचरे वाला या कुछ लोग गाय की ओजड़ी में से चर्बी और दीगर आज़ा काट कर ले जाते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, ये सिर्फ हमने सुना ही था। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुर्बानी के जानवरों की चर्बी को पहले मरेले में जमा किया जाता है और फिर इसे छोटे स्टॉल्स पर खरीदा जाता है। उसके बाद हर इलाके का एक बड़ा ठेकेदार इसे खरीदता है और फिर ये बड़े ट्रक में टनों के हिसाब से भरकर फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां इससे खाने का तेल और कुर्बानी के जानवरों की अंतड़ियों से सॉसेजेस बनते हैं। ये सब एक मुनज़्ज़म माफिया के जरिए होता है और फिर हमारे कुर्बानी के जानवर के आज़ा किस तरह दोबारा हम तक पहुंचते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं। सब इस मामले में बहुत एक्टिव नजर आए और सबने अपनी सियासत खूब चमकाई। घूम रहे हैं। जिला सांगड़ के मंगली थाने की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। बेजुबान ऊँटनी की जो कि टांग काटने का वाकया पेश आया था और ये जो वाकया था अब वो सोशल मीडिया और मीडिया पर हाईलाइट हुआ। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि जो ऊँटनी के मालिक थे सुमर बहन, उसने इस ऊँटनी के टांग काटने के हवाले से तो FIR दर्ज नहीं कर पाई, बल्कि अलबत्ता जो पुलिस की जानिब से सरकारी मदीयत में इस वाकये की जो कि FIR नामालूम अफराद पर दर्ज की गई थी। इस हवाले से पुलिस ने 5 लोगों को पहले हिरासत में लिया, फिर उसके बाद तफ्तीश के दौरान एक और मुलजिम यानी कि 6 मुलजमान को इस केस में नामजद किया गया, जिनमें नामजद अफराद में आबिद, अब्दुल शकूर, इसके अलावा दीगर शामिल थे, जिनको आज मंगली पुलिस की जानिब से सांगड़ की अदालत में पेश किया गया, जहां पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस केस के हवाले से जब मेरी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि पुलिस इस वाक़े की बारीक बीनी से जो कि बारीक बीनी से काम कर रही है, तफ्तीश कर रही है और असल जो मुलजमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उनसे पूछे गए एक सवाल में कि जो गुलाम रसूल वटेरा था उसे इस केस में नामजद क्यों नहीं किया गया, उनका कहना था कि तमाम तफ्तीश के मुताबिक जो उसके ऊपर भी तफ्तीश जारी व सारी है। जबकि इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस केस ने ना बल्कि मुल्की बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ के चैनल का भी यह केस हिस्सा रहा। इस वक्त जो ऊँटनी है वो कराची के अंदर ज़ेरे इलाज है, जहाँ पर ये जो वाक़या पेश आता है और ये वाक़या खैरपुर और सांगड़ का सरहदी इलाका है वहाँ पर पेश आया, क्योंकि सहराई और इसके अलावा जो बैराजी इलाके हैं वो बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो झुंड हैं, जो जानवर हैं, वो चारा हासिल करने के लिए दीगर ज़मीनों का रुख करते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जो सरकारी ज़मीनें थी उनके कोई भी अलाटमेंट नहीं हुआ करती थी, कोई कब्ज़ा नहीं होता था, जो जानवर थे जहाँ चारा हासिल करते थे वो चारा हासिल करते थे। लेकिन वक्त के साथ अब उन ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो बेजुबान ऊँटनी थी उसकी टांगें काट दी गई और ये वाक़या बड़ा हाईलाइट हुआ। अब इस वक्त जो 6 मुलजमान हैं वो पुलिस की हिरासत में। 2 मुलजमान ने जुर्म का एतराफ़ भी किया है, जिनसे कुल्हाड़ियाँ भी बरामद की गई हैं। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था, जब एक ऊँट को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का एक वाक़या बयान किया। अल्लाह ने कौम समूद को उनकी तलब पर एक निशानी, एक मोजज़े के तौर पर ऊँटनी अता फरमाई थी और उस ऊँटनी को नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी का टाइटल दिया गया। साथ ही ये वजाहत भी कर दी गई कि खबरदार, इस ऊँटनी को अज़ियत देने के लिए
तकलीफ पहुंचाने के लिए हाथ ना लगाना, वरना तुम पर अल्लाह का बड़ा सख्त अजाब आएगा। उस कौम ने अल्लाह की इस तंबीह को, इस हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए नाफरमानी की और बदबख्त कद्दार बिन सालिफ और उसके साथ चंद अफराद ने मिलकर उस ऊंटनी पर जुल्म किया और उसकी कूचे काट दी, उसकी टांगों को काटकर उसे कत्ल कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर इस वाक़े को बयान किया और फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। और जब ये फरमाया कि उन्होंने उसकी कूचे काट दी, उसे कत्ल कर दिया, तो हमारा अजाब उन पर आया और ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया। आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हर दौर के जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनके मुताबिक हमें रहनुमाई अता फरमाई। हालिया जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत तकलीफ़ पहुँचती है जब हमारे मुआशरे में, इंसानों के मुआशरे में, जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाए जाते हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो अकल, वो शऊर, वो नेमतें अता फरमाई जिसका मुकाबला अल्लाह की कोई और मखलूक नहीं कर सकती। मुझे ताज्जुब होता है, हम कहते हैं फ़लाँ तो जानवर है, और मैं ये सोचती हूँ कि बेचारे जानवर भी सोचते होंगे कि ये क्या बात है कि इंसान बार बार हमें ही इसी तरह से तंज और तनकीद करते रहते हैं, जबकि ख़ुद जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। इंसानों पर, जानवरों पर, अल्लाह की मखलूक़ात पर हमें शफ़क़त और नरमी का रवैया रखने का, बरतने का हुक्म दिया गया, उनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया गया, ना कि उन पर जुल्म करने का। और ख़ास तौर पर जब बेज़ुबानों पर जुल्म किया जाए, जब कमज़ोरों पर जुल्म किया जाए, और नाक़तुल्लाह की तो ख़ास मैं उस निस्बत से बात करती हूँ कि जब कुरान पाक में वो वईद भी आ गई कि जब किसी ने नाक़तुल्लाह पे या अल्लाह की ऊँटनी पे जुल्म किया तो उसका अंजाम क्या हुआ। हम सब के लिए, पूरे मुआशरे के लिए, पूरी कौम के लिए, तमाम सुनने और देखने वालों के लिए और इक़्तिदार आला के लिए, हमारी हुकूमत, हमारी अवाम के लिए, सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपनी तालीम से, अपनी रिवायात से और अपनी मजहबी इक़्तिदार से, अल्लाह के अहकामात से किस कदर दूर होते चले जा रहे हैं। हमें ढूंढना है, हमें जानना है कि इसके असबाब कौन हैं और इस सूरत हाल का असल जिम्मेदार कौन है। आपने सुना कि एक ऊँट के कत्ल पर क्या हुआ था। हमने तो यही सुना है कि अगर एक परिंदा भी बिला वजह मर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आती है। लेकिन हमारे माशरे में ये देखने में आता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो अपनी सेना के लोगों को आगे करके खुद बच जाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। जो जानवर आप अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं उसकी चर्बी कहाँ जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। टीम टारगेट ने इससे पहले ही ये फैसला कर लिया था कि ईद के दिनों में हम अपनी ईद की छुट्टियों को कुर्बान करके इस नेटवर्क को बेनकाब करेंगे, जो हमारे जानवरों के आज़ा जमा करके बेचते हैं और फिर वो हम तक पहुंचते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आलाइशों में से चर्बी निकाली जा रही है। जब हमारे नुमाइंदे ने इससे पूछा तो इसका कहना था कि हम इसे बेचते हैं। किस जगह? अच्छा, ठीक है, बेचोगे? हमें ऐसे बहुत से लोग नजर आए जिन्हें हमने खुफिया कैमरे के जरिए फिल्मबंद किया, और एक और शख्स ने बात करने पे बताया कि ईद के पहले रोज चर्बी का रेट 100 रुपए किलो था और अब 70 रुपए हो गया। और जो तुमने कल भी बेची है और आज भी बेचोगे? सही है। तो ये कैसे बिकती है? ये कल से 100 रुपए किलो था, अभी 70 रुपये आ गया। कम कर दिया है? हाँ। पहले दिन ज़्यादा है, दूसरे दिन कम है? हाँ। उसने इस बात का इंकिशाफ किया कि ये चर्बी वो ठेले वालों को बेचता है। कहाँ बेचोगे? ये ठिये लगेंगे। वो कैसे लेंगे? अब वो ठिये ले भी लेंगे तो वो करेंगे क्या इसका? ये पता नहीं। वैसे इसका होता क्या है? ये तो बोलते रहो शामपुर बनता है, मेलबत्ती बनता है। सही हो गया। एक शामपुर की वो शामपुर हो गया, मेलबत्ती हो गया, सेतु हो गया, ये बनता। सही है। और जगह हमारे नुमाइंदे ने चर्बी निकालने वाले अमले से बात की, जो तेजधार आलात के साथ जानवरों की चर्बी निकालने में मसरूफ था। बताओ क्या करते हो उसका? इस ठेले पर आलाइशों के अंबार लगे थे और यहाँ एक बात का इंकिशाफ हुआ कि सिर्फ चर्बी ही नहीं बल्कि
आम जबान में कहें तो जानवरों की नलकियां भी बिकती हैं, जिसका क्या होता है ये हम आपको आगे प्रोग्राम में दिखाएंगे। ये बता, नालियाँ भी निकालता है इसकी, ये भी बिक जाती है नालियाँ भी, ये वाली नालियाँ जो है। कुछ बच्चे हमें टोकरी में चर्बी जमा करते मिले, इनका भी यही कहना था कि वो चर्बी बेचते हैं। क्या करके उसका बेच के दो। हमारे नुमाइंदागान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैकी कर रहे थे कि एक जगह अचानक एक गाड़ी रुकी, लेकिन ये गवर्नमेंट की ना थी। इसमें मौजूद शख्स ने आकर वही काम किया जो सब कर रहे थे, यानी पड़ी हुई आलाइशों में से चर्बी काटना शुरू कर दी। पूछने पर इसने चर्बी बेचने का इंकशाफ किया और इसे गाड़ी में डालकर रवाना हो गया। यार एक बात बताओ, ये चर्बी है, इससे क्या बनता क्या है? यार इससे साबुन वगैरह बनता है। तेल भी बनता है ना इससे? हाँ तेल। तो ये क्या रुपए किलो खरीदी है तुम लोगों ने? ये 120। 120 रुपए किलो खरीदी है। तो ये लाकर कौन देता है? कसाई? हाँ कसाई लाकर दे रहे हैं, और कौन ला दे रहा है। और घर वाले भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, खुद बेचने आते हैं। ये तो था वो पहला मरहला जब कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों में से चर्बी और अंतड़ियों को काटकर जमा किया जा रहा था। हमारे नुमाइंदगान ने उन जगहों को भी ढूंढ निकाला जहां पर जमा करने वाले हजरात चर्बी को बेचते हैं, यानी ठेलों पर। हमारे नुमाइंदगान ने ईद के रोज जब लोग अच्छे और साफ कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं, उस वक्त अपने आप को गदागर के रूप में धारा और चर्बी फरोख्त करने ठेलों पर चले गए। हमारे नुमाइंदे ने ठेले पर मौजूद शख्स से पूछा कि वो किस हिसाब से चर्बी लेगा। उसका कहना था 60 रुपए किलो। क्या हिसाब में खरीद रहे हो? 60 रुपये लगा। 60 रुपए किलो खरीद रहे हो? इस ठेले पर मौजूद एक और शख्स ने इस बात का इंकशाफ किया कि चर्बी से तेल बनता है। इससे बनता क्या है? तेल बनता है ना? इससे तेल बनता है, साबुन बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। हाँ। अच्छा, इसमें वो भी होती है ना, अंतड़ियाँ भी होती हैं, वो साफ करके वो बनाते हैं खाने वाला हॉट डॉग। और एक और जगह हमारा नुमाइंदा चर्बी बेचने गया, और जिस तरह कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त पैसों के भाव ताव होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। 50 रुपए किलो से बात शुरू हुई और फिर बहसों मुबाइसे के बाद 60 रुपए किलो पर सौदा हो गया। क्या हिसाब रुपए खरीद रहे हो? 1 रुपये। बताओगे तो दूंगा ना फिर। 50 नहीं, सही पैसे लगाओ यार। कितना होगा? 50 किलो के करीब होगा। बोलो। 70 रुपए लोगे? 60 रुपए किलो। इस शख्स ने हमें सबसे अहम बात बताई कि ये बड़े व्यापारियों को बेचता है और फिर वो फैक्ट्रियों में जहाँ पर इसका घी बनता है। आप किसको बेचते हो डायरेक्ट? हम तो ये व्यापारी को देते हैं, व्यापारी आगे देता है गोदामों में। गोदामों में, घी के गोदामों में, वो होटलों वालों को देते हैं। इस काम को सर अंजाम देते हुए सुबह से रात हो गई, लेकिन हमारे नुमाइंदगान के हौसले पस्त ना हुए। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वहाँ वहाँ ये इंकशाफ हो रहा था कि इस चर्बी से तेल बनता है और छोटे होटलों पर सप्लाई होता है। अब हमें तलाश थी असल ठेकेदार की, जो पूरे इलाके का माल खरीदता है और फिर वो इसे कंपनियों में पहुंचाता है। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले आई और हम रात के उस पहर ऐन उस वक्त उस जगह पर पहुंचे जब छोटी गाड़ियों से चर्बी और अंतड़ियों को बड़े बड़े ट्रकों में डाला जा रहा था। एक तवील और कड़ी मेहनत के बाद हमारे नुमाइंदगान ने इन लोगों की खुफिया वीडियो बनाई और फिर इनका पीछा किया, जहां पर जानवरों की चर्बी से तेल और अंतड़ियों से सॉसेजेस तैयार किए जा रहे थे। उसके बाद पुलिस के साथ हमने इस जगह को टारगेट किया। एक तो पहली बात अनहाइजीनिक, ऊपर से इतना ज़्यादा एनिमल फैट, और ये ऑयल जब हम उसमें खाना खाते हैं तो वो देखिए ना, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, एनिमल फैट तो वैसे भी अवॉइड करते हैं क्योंकि हार्ट अटैक का सबब बनता है, और इससे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ओबेसिटी यानी वेट का बढ़ना, हार्ट अटैक्स होना, इसी यंग एज में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो गए, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल वैसे भी हमारे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और ये जंक फूड्स बहुत ज़्यादा है, और फाइनली ये जंक फूड जो है सस्ता होने के चक्कर में या लोकल मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में, जो इवन जो लोग ज़्यादा अच्छे क्वालिटी को अफोर्ड नहीं करते वो तो परचेज़ यही करते हैं, खुला हुआ तेल। देखिए, सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक्स में जाएँ ना, कि एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम, हमारा जो बेसिक एम है वो यही कि हम सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सबसे पहले जो इतनी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन से जो ये प्रिपरेशन है, और इसके बाद इसमें जो पेशेंट को डिफरेंट सेप्टिसीमिया और फूड पॉइजनिंग और इवन इतनी ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और इवन डेथ,
इवन डेथ तक क्रिएट कर सकता है। तो ये कि इन अनहाइजीनिक मेथड और अनहाइजीनिक चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा बीमारियां स्प्रेड हो रही हैं, और टाइफॉइड है, एंटेरिक फीवर है, डिफरेंट मेनिंजाइटिस है, गैस्ट्रो इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, डिफरेंट इन्फेक्शंस का सबब बन सकते हैं। इस जगह पर किसी का वहमो गुमान भी नहीं होगा कि जंगल के बीचों बीच ये काम हो रहा है, जहाँ कुर्बानी के जानवरों की चर्बी जमा कर कर इसका तेल निकाला जा रहा है। हमें देखते ही वहाँ पर मौजूद काफी लोग भाग चुके थे। बता दें कि जिस काम के पीछे हम लोग लगे हुए थे कि जो चर्बी होती है जानवरों की, इनसे जो है वो तेल और घी तैयार किया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। शदीद यहाँ पे स्मेल है और देख सकते हैं क्या तैयार करते हो भाई? साबुन बनाते हो? यहीं बैठ के बनाते हो? नहीं, ये तो नहीं हैं? ये तेल कहाँ जाता है? ये तो सेठों को पता है, हम तो मजदूर। ये देख सकते हैं जी आप, ये तेल जो है ये किस चीज़ से बनता है? ये चर्बी है। कहाँ से आती है चर्बी? ये जो चमड़े के ऊपर नहीं उतारते मछली। हाँ, कुछ चर्बी से बनाते हो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस नाकस तरीके से जो है वो तेल तैयार किया था, चर्बी और चमड़े से। ये देखें, और ये एक बेहतरीन बहाना होता है कि जी हम इससे साबुन बनाते हैं, इससे कोई साबुन नहीं बनाता। ये पहले भी इधर माथी में रेड हो चुके हैं, यहाँ सारी जगह चर्बी आती है। कितने वर्कर काम करते हैं? इनका तो बहुत है। कितने हैं? आगे भी थी 3-4 थी। 3-4 थी यहाँ पर भी हैं। आगे आगे। और तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? हम तो मजदूर है, तनख्वाह क्या तनख्वाह क्या है बता? क्या 15,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। तेल को तैयार करने के बाद इसे होटल्स में बेचा जाता है और बहुत से होटल जो गोश्त आपका और जायका हमारा का काम करते हैं वो इस तेल को इस्तेमाल करते हैं। ये सारे भरे हुए चर्बी से भरा हुआ ये जगह, और ये एक शदीद इधर बदबू है। यहाँ से तेल तैयार होता है, इसको जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम दे दिया जाता है कि जी यहाँ पे साबुन जो है वो साबुन बन रहा है, जबकि यही तेल जो है इसको ड्रमों में भर के, ये ड्रम्स के अलावा जो ब्लू केन्स होते हैं उनमें भर के इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इधर आए, ये चर्बी दिखाएं हम, इधर ले आओ। ये सारी जो है चर्बी है, जानवरों की चर्बी है ये सारी जी, चमड़ी। इसके बाद क्या होता है इससे हमें कोई पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम लोग पकाते हैं बस। पकाने के बाद क्या होता है? पकाने के बाद हम ड्रम लोड कर देते हैं बस। पकाने के बाद ये किस चीज़ में आ जाता है? तेल बन जाता है? तेल बन जाता है। तेल बन जाता है। किस कलर का होता है? दिखाओ। ये रंग, ये तेल है ऊपर से ना चिकनाटे से ये तेल बन गया जी। ये वो कैसे उस वाली शक्ल में कैसे आता है? काली शक्ल में। ज़्यादा पकेगा तो आ जाएगा, काला नहीं होगा। किस कलर का? ड्रम में पड़ा। ड्रम से निकालो। नहीं, एक मिनट इसको गिराएं जरा पहले। ये क्या है? वही वाली चीज़ जो हमने वहाँ पे भी देखी, वही ऑयल है, वही ऑयल जो खाने में ये देख के बस ये कपड़ों में ज़्यादा आ रहा है। यही चीज़ आप देख सकते हैं कि खाने में। एक वो नहीं लेकर आओ, कहूँगा बस। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये है वो तेल। अब बारी थी दूसरी जगह को टारगेट करने की, जहां पर कुर्बानी के जानवर की अंतड़ियों से सॉसेजेस तैयार किए जाते हैं। इस जगह एक अलग ही ताफुन था, लेकिन यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा था। टीम टारगेट को देखते ही यहाँ मौजूद अमले के औसान खता हो गए। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से ये जानवरों की सारी अंतड़ियाँ जमा करते हैं, चर्बी जमा करते हैं, और उसके बाद जो है उसको आगे फ़रोख्त किया जाता है। अंदर आओ, चलो अंदर आओ यार। मास्क दो पहले मुझे। क्या हो रहा है? चर्बी है भाई। क्यों? मालिकों की चर्बी साफ कर रहे हैं। मालिकों की चर्बी साफ कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? कहाँ से आता है तुम्हारे पास? ये इधर चीज़ों से बकरे वकरे जो करते हैं। तुम्हें लेके जाते हैं? नहीं, हम लेके आते हैं। कितने में लेके आते हो? ये 10 रुपए में, 20 रुपए में लेके आते हैं। 10-20 रुपए में लेकर आते हैं ऐसे? और फिर लेके कौन जाते हैं ऐसे? ये मतलब हम खुद ही पहुँचा के आते हैं। कहाँ पहुँचा के आते हो? ये कोरंगी के अंदर मतलब। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? किस चीज़ का? ये बकरे की आते ही ये किस काम आती है? ये तो मजदूरी करते हैं। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे शदीद बदबू है। खड़े हो जाइए आप। ये क्या मशीन किस चीज़ की है? कटिंग होती है हमारी। कटिंग होती है? तो कहाँ जाता है? इधर ही लोकली किसको देते हैं? यहाँ पर हो तो उनको मालूम होगा। किसको मालूम होगा? इनका माल। ये शाकिर साहब आप देख रहे हैं, ये पूरा जगह भरी हुई है, और यही माल जो है, जो हम कहते हैं ना कि जो चर्बी से जो घी निकल रहा है, तेल निकल रहा है, वही है। क्या है ये रोदे हैं, बकरी के आते हैं। बकरे के आते किस काम आती है? ये भाई हम लोग तो मजदूरी करते हैं। सबसे पहले तो शाकिर साहब, ये इस इलाके में काम नहीं कर सकते। एक तो इस इलाके में काम नहीं कर सकते, दूसरी बात ये इससे निकाल रहे हैं ऑयल,
ऑयल वो जो ये पकौड़े समोसे तलते हैं वो, ये तो मुज़र सेहत है। ये कहाँ लेके कहाँ जाते हो ये कहाँ जाता है? लेके कौन जाता है तुमसे? ये मालिक लेके जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी बकरे की ये आते हैं और ये इसके बाद इसको यहाँ पे लाके धोया जाता है और ये एक बड़ी यहाँ पर आपके सामने ये पूरी भरी हुई है जगह, ये आप देख सकते हैं। ये सारी बकरे की अंतड़ियाँ हैं, उसको निकाल के अब ये बहुत सा जो है इससे वो होता है कि इसको भेजा जाता है। ये जो मैंने आपको माजी में भी प्रोग्राम दिखाए हैं कि जो तेल निकल रहा होता है, ये देखें जी अंदर देखें, ओह अस्तगफुरुल्लाह, ये देखें ये पूरा अब इसमें क्या क्या लगाया हुआ है और ये कहाँ कहाँ जाता होगा ये हमें नहीं पता। आप देखिए स्मेल कितनी। और जो शाकिर साहब की टीम ने कल बंदा पॉइंट आउट किया था, उसने ये बताया था कि जी ये फैक्ट्रीज में जाता है जिसके बाद इससे तेल निकाला जाता है। और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कढ़ाइयों से जो जानवर की चर्बी से तेल निकलने का सिलसिला होता है वो इन्हीं चीज़ों से होता है। और ये तमाम यहाँ पर चर्बी मौजूद है, अंतड़ियाँ मौजूद हैं। ये जो है इसमें कीमा भर के खाते हैं, इसको बाहर जाता है। कीमा भर के? हाँ। क्या मतलब कीमा? हॉट डॉग है ना इसका। हाँ हाँ। हॉट डॉग बनता है। हॉट डॉग बनता है तो ये जाता कहाँ पर है? ये इधर ही लोकल देते हैं हम तो। सॉसेज होते हैं ना, सॉसेज। हाँ हाँ। ये आपको मिलेंगे और बेकरी वगैरह में, बेकरियों में मिलते हैं जो हॉट डॉग बन रहा होता है। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना इसको, ये हम उनको देते हैं। उनको दे देते हैं? हाँ। और यहाँ पे भी खाते होंगे ना फिर तो लोग? यहाँ पे तो शायद पता नहीं, मुझे यहाँ नहीं तैयार होता। बाकी जब आपको दे रहे हैं ना, आपको तो नहीं पता शाकिर साहब जब ये लोकल सप्लाई कर रहे हैं, लोकल माल तैयार कर रहे हैं तो लोकल यहाँ सप्लाई भी हो रहा होगा ना। ये आप नहीं लोकल नहीं, हम लोग नहीं करते सप्लाई। नहीं, आप सप्लाई नहीं करते, कौन करता है? ये एक्सपोर्ट होता है बाहर से, यहाँ से जाता है बाहर। अच्छा, आपका जो ये काम है ये आपको लग रहा है लीगल है? आपको लग रहा है ये लोकल, ये जो छोटा एक रिहायशी इलाका है, ठीक है? ठीक है। इधर आप ये काम ही नहीं कर सकते। सही। आप देख रहे हैं कि बाहर तक बदबू है। सही। आप खड़े हुए क्योंकि आपकी नाक शायद यूज्ड टू है, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। सही है। तो पहले तो आप ये काम नहीं कर सकते। फिर मुझे ये बताएं कि आप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, इसका क्या सबूत है? इसमें देखो कुछ चीज है, कचरा मेल कुछ। तो मतलब एक ऐसी जगह पर गोश्त का ये चीज है, गोश्त पोस्ट की, ये गिल्ली है कवर करने की। जल्दी है कवर करने की? हाँ, कवर करने की। आप जिनको दे रहे हैं आपको पता है वो किस इस्तेमाल में ला रहे हैं? ये ऑपरेशन की डोर भी बनती है। ये ऑपरेशन की जो डोर बनती है ना, अंदर जो ऑपरेशन होता है वो भी इसी का ही बनता है। नहीं तो मुझे आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपका जवाब दे। आपने कहा कि आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस काम आता है। हाँ, इस काम आता है। आपको पता है आगे किस काम में इस्तेमाल होगा? आप ये कह रहे हैं ये साफ सुथरा तरीका है? इसका मेडिकल होता है। मेडिकल लेटर दिखाएंगे आप में जब जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना इसको, इसका बाकायदा वकालत कैसे कर रहे हैं? हेल्थ से मेडिकल होता है। आप उनकी वकालत कैसे कर रहे हैं मुझे समझा दें। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, तरीकेकार इस काम का तरीका। आपके पास इस काम को करने का लाइसेंस है? ये देख लें अब आप, तो चर्बी वाली बात है। उसके बाद ये काम ये तो भीग जाती है ना, ये तो इसमें तो कहाँ भीगती है यार? ये चली जाती है इसमें। भीगती है, मुझे जगह दिखाएं चलिए। कहाँ भीगती है शाकिर साहब? ये यार कहीं भी नहीं फिर सारे उसको पर चर्बी है सारी, कहाँ जाएगी? ये चर्बी किधर? ये चर्बी उतारनी है इन्होंने, इसका ऑयल निकालना है। चर्बी जो इतनी चर्बी वाला ले जाता है। ये चर्बी वाला ले जाता है, इससे तेल बनता है खाने का। खाने का तेल नहीं बनता ये साबुन का तेल बनता है। साबुन का तेल बनता है, आपने अपनी आंखों से देखा है? देखिए, सबसे बात इम्पॉर्टेंट ये कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल का मकसद ये होता है कि जिसकी हमने अभी बहुत लंबी बात भी की कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए कि ये जो जंक्स हैं, यानी लाइक गुटखा है, पान है, तंबाकू है, सिगरेट के एड्स हैं, ये कितने कॉमन हैं। और कितना आप बता रहे हैं कि समोसा खा लें और ये खा लें, आ रहा है कितना अच्छा, लेकिन आप ये नहीं बताते कि स्मोकिंग ना करें प्लीज़। तो ये शायद कुछ चीज़ें कि एजुकेशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काइंडली आप घर की घरेलू टोटके और घरेलू होम रेमेडीज़ को अवॉइड करें और प्लीज़ आप ट्रस्ट करें अपने डॉक्टर पे। आप जिस डॉक्टर को पसंद करते हैं उस पर ट्रस्ट करें और वो जो आपको बताएं, एंजियोग्राफी बताएं, एंजियोप्लास्टी बताएं, ऑपरेशन बताएं, शुगर कंट्रोल होना बताएं, इंसुलिन लगाना बताएं, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें।